अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ACCA के सब्जेक्ट MA1 के ऑफिशियल स्टडी हब का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन, प्रोडक्टिविटी एंड लेबर कॉस्ट। अगर आप कैपलान या BPP का स्टडी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो लेबर वाला पोर्शन है उसी के रेलिवेंट ये वाला पोर्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट is the labor cost incurred by the employer concerning work carried out by employee 1 during the third week of the January 2005। तो लेबर की कॉस्ट जो है हमें वो निकालनी है कि लेबर की कितनी कॉस्ट उस एम्प्लॉयर को पड़ी। सिनेरियो की तरफ आएंगे। द फॉलोइंग वर्क वाज कैरिड आउट बाय एम्प्लॉई 1 ड्यूरिंग द थर्ड वीक ऑफ द जनवरी 2005। एम्प्लॉय 1 की हमें निकालनी थी और जनवरी 2005 में ही हमें निकालनी थी। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ आवर्स जो उसने स्टैंडर्ड या इसको हम नॉर्मल आवर्स कहते हैं वो काम किया 35 घंटे, और रेट आगे हम ले लेंगे कितना है और फिर हम टोटल बना लेंगे ताकि हमें टोटल पेमेंट मिल जाए। एक्चुअल आवर्स वर्कड 35 घंटे उसको काम करना था, लेकिन एक्चुअली उसने 42 घंटे काम किया। तो 35 घंटे तो उसको नॉर्मल काम करना था, उसने 7 घंटे एक्स्ट्रा काम किया। जो 7 घंटे एक्स्ट्रा काम किया उसको हम क्या कहते हैं? ओवर टाइम। आगे आ जाते हैं कि बेसिक ऑर्ली रेट इज $6, यानी कि ये जो 35 घंटे हैं इसका रेट है $6। तो इसकी पेमेंट कितनी बन जाएगी? 35 इंटू 6, $210। तो इसकी पेमेंट बन गई। ओवर टाइम रेट इज $9। तो ओवर टाइम भी हम देख लेते हैं, ये उसने कितना काम किया था? 7 घंटे। ये आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, हमने भी निकाले हैं। 42 में से 35 नॉर्मल माइनस करें तो 7 बच जाता है। इसका रेट कितना है? $9। ये रेट दिया हो ओवर टाइम का। तो 7 इंटू 9 $63 की पेमेंट तो हमारी हो गई ओवर टाइम की। तो टोटल जो पेमेंट उसको मिलनी थी वो मिलनी थी 210 प्लस 63, 273 की। ये एम्प्लॉई 1 को पेमेंट मिलनी थी। अब सिनेरियो में आगे आते हैं। इनकम टैक्स, ये जो इनकम टैक्स होता है याद रखिएगा बेटा, ये एम्प्लॉई का डिडक्ट होता है, तो ये तो एम्प्लॉयर ने पे नहीं करना, तो भाई इसकी पेमेंट तो एम्प्लॉयर नहीं करेगा। एम्प्लॉयर बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर जो कंपनी का मालिक है, ये एम्प्लॉई 1 जो जॉब कर रहा है उसके बेनिफिट के लिए $22 कंट्रीब्यूट करता है। तो बेटा 273 तो एम्प्लॉई 1 की अपनी मेहनत के पैसे थे, प्लस उसमें जो एम्प्लॉयर कर रहा है अपनी तरफ से वो $22 कर रहा है। तो 273 प्लस $22, आंसर आएगा 295 का टोटल। ये जो एक्सपेंस है ये एम्प्लॉयर पे करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि व्हाट इज द लेबर कॉस्ट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कितनी टोटल कॉस्ट इनकर की? 295। दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा इसके बाद जो लास्ट वाली ऑप्शन है एम्प्लॉई बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, ये भी एम्प्लॉई पे करेगा, ये भी नहीं आएगा। तो ये वाली पेमेंट भी एम्प्लॉई की तरफ से की जाती है और इनकम टैक्स भी पेमेंट भी एम्प्लॉई की तरफ से की जाती है। इन दोनों को एक्सक्लूड कर दें। बाकी जो 3 पेमेंट्स हैं, नंबर 1 नॉर्मल आवर वाली, नंबर 2 ओवर टाइम वाली और नंबर 3 जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ये तीनों पेमेंट्स का अगर हम टोटल करेंगे तो ये कॉस्ट होगी एम्प्लॉयर की, क्योंकि सवाल में उसने एम्प्लॉयर की कॉस्ट को ही पूछा था। 295 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, assuming the factory worker worked 55 hours last week, what was the gross and net pay for the factory worker? एक वर्कर ने 55 hours काम किया है। A factory worker is paid a basic wage of $1000 per week based on working 40 hours। वो कहता है कि अगर एक बंदा नॉर्मल वीक में, जो नॉर्मल टाइम है, 40 घंटे काम करे तो उसे हम $1000 की सैलरी देंगे। 40 घंटे की 1000 सैलरी, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 40, $25 हमारा पर आवर का रेट आता है। तो उस बंदे ने टोटल कितना काम किया है? 55 घंटे। तो अब 55 घंटे में से 40 घंटे तो नॉर्मल वाले हो गए और 15 घंटे हो गए उसके एक्स्ट्रा जो होंगे ओवर टाइम के। सिनेरियो में आगे वो कहता है ओवर टाइम इज पेड एट द फॉलोइंग रेट। अगर 50 घंटे से कम काम किया हो तो ओवर टाइम की पेमेंट 10% करेंगे
और अगर वीकली 50 घंटे से ज्यादा काम किया हो तो हम ओवर टाइम की पेमेंट 20% एक्स्ट्रा प्रीमियम के हिसाब से पे करेंगे। तो एक्चुअली तो हमारे ऊपर जो रेट लगेगा वो ये वाला लगेगा, क्योंकि बंदे ने 50 से ज्यादा काम किया है, 55 घंटे काम किया है। तो जब 55 घंटे काम किया है तो 20% उसको प्रीमियम पे किया जाएगा, यानी कि नॉर्मल रेट प्लस 20% प्रीमियम। सो 1.2 ऑफ दी नॉर्मल टाइम उसको पेमेंट की जाएगी ओवर टाइम की। तो बेटा नॉर्मल की पेमेंट वो कितना लेता था, $25 अभी हमने निकाला है। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 अगर हम करेंगे तो उसकी जो ओवर टाइम की पेमेंट है वो आ जाएगी $30। तो हमने पहले निकाल लिए, उसने जो नॉर्मल काम किया था 1000 रुपये इसके ये आ गए, प्लस हम इसमें करेंगे ओवर टाइम के, और ओवर टाइम उसने काम किया है 15 आवर्स, और 15 आवर्स की जो पेमेंट है वो 30 के हिसाब से हम उसको करेंगे 450। तो बेटा ये वाला 1000 और ये वाला 450 जब हम प्लस करेंगे तो टोटल उसकी पेमेंट बन जाएगी $1450 की अभी तक। 175 तो उसका टैक्स का डिडक्ट होगा, लेकिन टैक्स डिडक्ट होता है सबसे एंड पे। नेक्स्ट वो कहता है बेनिफिट्स कंट्रीब्यूशन पेमेंट और एज फॉलोज। इंप्लाई का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% ऑफ दी ग्रॉस पे। अब जितनी उसकी सैलरी बनी है उसका 10% वो इंप्लाई खुद भी पे करेगा। तो बेटा 1450 उसकी ग्रॉस सैलरी बनी थी, इसका 10% अगर हम करें तो 145 आएगा। तो इस 1450 में से 145 हम लेस करेंगे इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट, और इसके बाद 175 जो टैक्स वाला लास्ट हम जो लेस करेंगे वो होगा 175 टैक्स का। तो बेटा सिंपल सी कहानी है कि 1450 में से 145 को भी हमने लेस करना है और 175 को भी हमने लेस करना है। जब हम सारी डिडक्शन कर चुकेंगे तो बच्चे ये उसकी आ जाएगी नेट सैलरी। नेट सैलरी होती है ग्रॉस सैलरी के बाद वाली डिडक्शंस को लेस करके, और ये वाली उसकी आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। तो अब जरा आपने बात को समझना है कि ग्रॉस सैलरी उसकी बनी थी 1450 रुपए, और ग्रॉस सैलरी में से हम बाकी जो डिडक्शंस है अगर हम उसको लेस कर दें तो हमारे पास आ जाती है नेट सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी 1450 में से हमने 145 का एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और 175 का टैक्स का कंट्रीब्यूशन लेस कर दिया, तो नेट सैलरी हमारे पास 1130 आ गई। सो नेट इज 1130 एंड ग्रॉस इज 1450। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसमें ग्रॉस 1450 और नेट 1130 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द ग्रॉस वेजेस पेएबल फॉर द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड। ग्रॉस वेजेस की बात कर रहा है पिछले अकाउंटिंग पीरियड के। सिनेरियो में आए, ए फैक्ट्री यूजेस एन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम यूज करती है इसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। द वेजेस कंट्रोल अकाउंट फॉर द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड शोज द फॉलोइंग एंट्रीज। वेजेस पेएबल 1,25,000 की और टैक्स। तो बेटा वेजेस जो उसने पे करनी है वो करनी है 1,25,000 की, प्लस इसके ऊपर टैक्स जो है वो उसने 28,000 का पे करना है। तो अगर हम इसको टोटल कर लें तो 1,53,000 रुपये इसकी अमाउंट आती है। डी इज द राइट आंसर। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको ये होगी कि ग्रॉस सैलरी के बारे में उसने पूछा था। तो ग्रॉस सैलरी बेसिकली एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी होती है, जो कि इस केस में 1,25,000 आ रही है, प्लस हम उसमें करते हैं टैक्स भी, जो कि 28,000 हमारा आ रहा है। तो बेटा ये 28,000 तो चला जाता है अथॉरिटी के पास HMRC यूके के केस में, और FBR पाकिस्तान के केस में ये तो अथॉरिटीज ले जाती हैं, और ये 1,25,000 कौन लेके जाता है, एम्प्लॉय। तो टोटल एक्सपेंस मेरा कितना आया है 15300 का। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज दी जी ग्रॉस पे फॉर दी वीक। सिनेरियो पे आते हैं। जी इज पेड अंडर अ पीस वर्क स्कीम। अब उसको टाइम की पेमेंट नहीं की जा रही, पीस वर्क की पेमेंट की जा रही है आउटपुट के हिसाब से। द यूनिट रेट्स आर अप्लाइड टू ईच आइटम ऑफ गुड प्रोडक्शन आर एज फॉलोज। अगर वो 1 से लेकर 50 तक यूनिट बनाता है तो 2.5 रुपए पे किए जाएंगे। 51 से लेकर 100 तक जो यूनिट होंगी उसके 3 रुपए पे किए जाएंगे, और 100 से अब जितनी भी यूनिट्स होंगी उसके 3.5 पर यूनिट पे किए जाएंगे। अब जी ने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं जी 110। तो बेटा 110 जो यूनिट्स बनाए हैं इसकी हम डिवीजन करेंगे पहले 50 यूनिट्स में से
फिर अगले 50 यूनिट में और मजीद जो है 10 यूनिट में। इसमें हमने टोटल डिवाइड कर लिया तो नंबर ऑफ यूनिट्स आगे हमारे 110। अब जो पहले 50 यूनिट हैं ये कौन से हैं? ये हैं फ्रॉम यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 50। ये वाले, इनका रेट क्या लगेगा? ये वाला रेट लगेगा 50 इंटू 2.5, ये हमारा बन जाएगा 125। अब ये जो अगले 50 यूनिट हैं ये कौन से हैं? फ्रॉम 51 टू 100 के। तो इन पे कौन सा रेट लगेगा? ये वाला $3 का। तो 50 इंटू $3 हम करेंगे तो 150 रुपीज इसके बन जाएंगे। अब ये जो लास्ट वाले 10 यूनिट्स हैं ये कौन से हैं? फ्रॉम 101 टू 110। तो इस पे रेट कौन सा लगेगा? ये $3.5 वाला। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई $3.5, 35 रुपीज इनके बन जाएंगे। तो इन पेमेंट्स का जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा $310 का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Question number 5. Which individual is most likely to be paid using a piecemeal rate? Piecemeal rate यानी कि पीस वर्क की बात कर रहा है, पर यूनिट की बात कर रहा है। तो आप लोगों को एक चीज याद होनी चाहिए कि हमने टॉपिक में पढ़ा था कि पीस रेट उधर लगता है जब सिमिलर वर्क हो, यानी कि काम एक जैसा हो, जितना भी काम किया जा रहा है सारा सिमिलर है। नंबर 2, जो वर्कर है चीजें उसके कंट्रोल में हों। जब ये दो चीजें लगती हैं तो हमारे लिए सबसे सूटेबिलिटी पीस वर्क की बनती है। वन बाय वन देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए, एन इंडिविजुअल वर्किंग इन अ फैक्ट्री ऑन अ प्रोडक्शन लाइन प्रोड्यूसिंग मोटर व्हीकल्स। रॉन्ग है जी। इंडिविजुअल प्रोडक्शन लाइन पे काम कर रहा है और मोटर व्हीकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। अब कोई पता नहीं वो दरवाजों पे काम कर रहा है लगातार बार बार, बैटरीज पे कभी काम कर रहा है, कभी पेंट पर काम कर रहा है, तो सारा काम सिमिलर नहीं है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये रॉन्ग हो गया। हम इसको पीस रेट नहीं दे सकते क्योंकि काम एक जैसा नहीं है। अगर वो दरवाजे पे काम करेगा गाड़ी के तो रेट डिफरेंट होएगा, अगर इंजन पे काम करेगा तो रेट डिफरेंट पे करना पड़ेगा, पेंट पे काम करेगा तो रेट डिफरेंट होगा। तो पूरी प्रोडक्शन लाइन की बात हो रही है, दैट्स व्हाई पीस वर्क रेट या पीस मील रेट इधर सूटेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, एन इंडिविजुअल वर्किंग इन एन अकाउंटेंसी प्रैक्टिस प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। ये भी सारा एक जैसा काम नहीं कर रहा, कभी उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रॉफिट एंड लॉस पे, कभी बैलेंस शीट पर, कभी एनालिसिस पे, कहीं पर काम करना पड़ता है। और वैसे भी इनके लिए सबसे सूटेबिलिटी सैलरीज की होती है। ऑप्शन नंबर सी, एन इंडिविजुअल वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट सर्विंग मील्स। तो भाई जो रेस्टोरेंट में सर्विंग मील्स की कर रहा है बंदा, वो भी कभी छोटी मील्स को, किसी ने सिंपल बर्गर ले लिया, किसी ने पूरा मेन्यू बर्गर के साथ डिफरेंट आइटम्स भी ले लेनी है, ये सर्विंग भी सिमिलर नहीं हो सकती। तो इसके लिए भी सैलरी ही सूटेबल होगी। सो बी एंड सी भी गलत हो गए। एंड ऑप्शन नंबर डी में वो कहता है एन इंडिविजुअल ऑपरेटिंग इन अ स्विंग मशीन प्रोड्यूसिंग जीन्स। अब ये बंदा किसी एक टास्क पर लगा हुआ है, एक मशीन चला रहा है जो जीन्स को प्रोड्यूस कर रही है, जीन्स को स्टिच कर रही है। सो प्रोड्यूसिंग जीन्स जो हैं वो बार बार एक ही जैसी जीन्स प्रोड्यूस की जाएंगी और एक ही मशीन पर वो काम कर रहा है जो कि स्विंग मशीन है। तो सिमिलर टास्क है और उसके कंट्रोल में भी है। तो जो जितना भी वो काम करेगा, लेट्स सपोज उसने 100 जीन्स प्रोड्यूस की हैं तो एक जैसी ही 100 जीन्स प्रोड्यूस की हैं, और उसके साथ अगर एक जीन्स का रेट $5 का डिसाइड हुआ है तो हर जीन्स के उसको $5 ही मिलेंगे, 500 उसकी पेमेंट बनेगी। ऑप्शन नंबर डी इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर पेइंग द वेजेस ऑन पीस मील रेट। आई एम होपफुल जी आपको चीज़ों की समझ आ रही है। अगर किसी किस्म का आपको इशू हो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर 0303686495। जो स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर हैं वो 0092 या +92 लाजमी डायल कर लीजिए। व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।